प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत समकालीन कविता। पिछली वीडियो में हम लोगों ने नई कविता, गज़ल इत्यादि अन्य विषयों पर आपको मैंने वीडियो डाल दी है। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लें, प्लेलिस्ट मैंने बना दी हिंदी साहित्य की अलग से। तो आइए शुरू करते हैं। तो समकालीन कविता से आशय छायावादोत्तर काल की वह कविता जो सन 1960 के बाद लिखी गई। जो 1960 के बाद कविता लिखी गई समकालीन कविता वही है जो छायावादोत्तर काल की कविताएं हैं। इसे साठोत्तरी कविता भी कहते हैं। मतलब क्योंकि ये 1960 में लिखी गई, इसीलिए समकालीन कविता को साठोत्तरी कविता भी कहते हैं। डॉक्टर विश्वंभर उपाध्याय तथा डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन कविता पर गंभीर विवेचन किया है। इन्होंने डॉक्टर विश्वंभर नाथ उपाध्याय और डॉक्टर बच्चन सिंह ने उन्होंने साठोत्तरी कविता को ही समकालीन कविता माना है। इन्होंने डॉक्टर बच्चन ने और उपाध्याय जी ने उन्होंने इस कविता में ऐसी विशिष्ट प्रवृत्ति को आधार माना है जो पूर्ववर्ती कविता में उपलब्ध नहीं है। मतलब ऐसी प्रवृत्ति जो पहले की कविताओं में देखने को नहीं मिलती है। समकालीन व पूर्ववर्ती कविता में अंतर स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं, समकालीन मतलब जो 1960 की जो कविताएं हैं जो बाद में लिखी गई, और पूर्ववर्ती अर्थात जो 1960 के पहले लिखी गई, उन दोनों में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि समकालीन कविता में अपने समय के साथ जितनी सीधी और उग्र मुलाकात होती है उतनी पहले की कविता में नहीं। मतलब जितनी सीधे तरीके से जो बातें कही गई और उग्र बातें जो कही गई समकालीन कविता में, वैसी बातें पूर्ववर्ती यानी समकालीन कविता के पहले नहीं कही गई। समकालीन कविता में सामान्य या शाश्वत तत्वों के प्रति उतना लगाव और आकर्षण नहीं है जितना पहले कविताओं में है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो लगाव, जो शाश्वत तत्व और जो सामान्य तत्व हैं, किसमें हैं? समकालीन कविता में। और आकर्षण नहीं जितना समकालीन कविता में सामान्य शाश्वत तत्वों के प्रति उतना लगाव और आकर्षण नहीं जितना पहले। मतलब पहले कविताओं में ज़्यादा आकर्षण का भाव दिखाई देता है जो पाठक वर्ग को अपनी ओर खींचता हो। कालांकित कविता अर्थात समकालीन कविता में अजीब प्रकार का संतोष, रोष यानी क्रोध, उत्पीड़न जन्य आक्रोश यानी जो पीड़ा से उत्पन्न होता है आक्रोश, और विद्रोह है। तो समकालीन कविता में कौन सा भाव स्पष्ट होता है? असंतोष का, रोष का, उत्पीड़न जन्य आक्रोश का और विद्रोह का। यही कारण है कि इसको कालांकित कविता भी कहते हैं। कालांकित कविता ही समकालीन कविता है। इसमें भेदक विशेषताएं मात्रात्मक हैं, गुणात्मक नहीं हैं। आचार्य शुक्ल ने इतिहास में काल विभाजन का आधार गुणात्मक रखा है। तो इतिहास जो लिखा है हिंदी साहित्य शुक्ल जी ने, उसमें काल विभाजन का आधार उन्होंने गुणात्मक रखा है, ना कि मात्रात्मक रखा है। लेकिन समकालीन कविता का जो विशेषता है वो क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है। अतः व्यतीत और समकालीन लेखन के विभाजन में भी गुणात्मक आधार की खोज करना उपयुक्त होगा। इसलिए हम लोगों को समकालीन कविता में मात्रात्मक गुण नहीं देखना है, बल्कि गुणात्मक गुण देखना है हम लोग को। डॉक्टर बच्चन सिंह ने समकालीन साहित्य की विशेषता को इंगित करते हुए बताया है कि समकालीन साहित्य की पहचान रचना के विजन को पकड़ने की चुनौती में है। व्यतीत लेखन में रचनाकार आस्थावान होने के कारण दृष्टि विशेष से परिचालित होता है। यद्यपि दृष्टि विशेष से बंधना सर्जना का अवरोधक माना जाता है, किंतु जिस साहित्य में व्यक्तिकता मुखर होती है, व्यक्ति सत्य का प्रतिपादन होता है, वहाँ उसकी रचना में निहित उसके विजन को पकड़ना कठिन कार्य हो जाता है। कहने का ये अर्थ हुआ कि जहाँ व्यक्तिवादिता दिखती है, वहाँ पर जो सोच है पाठक की वो पता नहीं चल पाता है कि वो क्या सोच रहा है। छायावाद आत्माभिव्यक्ति करता था, नया कवि आत्मान्वेषण करता था। छायावाद आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा हो तो वीडियो मैंने बनाया है आधुनिक हिंदी साहित्य के नाम से, आप वहाँ पर जाएं। तो छायावाद में भी यही बातें थी कि वहाँ व्यक्ति यानी जो कवि होते थे वो अपनी अपनी
अपनी अपनी जो आत्मा की जो बातें हैं उसको प्रकट करते थे। नया कवि आत्मा अन्वेषण, कहने का अर्थ है कि वो भी वही अन्वेषण मतलब क्या होता है, जैसे कि जो आविष्कार करता होता है उस तरह से कवि जो है अपनी आत्मा का अन्वेषण करता है। नई कविता की बात कर रहे हैं। पहले में संवेदना प्रमुख है और दूसरे में वैचारिक अनुभूति मुख्य है। तो छायावाद में संवेदना प्रमुख है और नई कविता में वैचारिक अनुभूति मुख्य है। नया कवि आत्माभिव्यक्ति से संतुष्ट नहीं होता, अर्थात जो नया कवि है, जो नई कविताएं लिखता है, वो आत्माभिव्यक्ति जो छायावाद की विशेषता है उससे संतुष्ट नहीं होता। वह अपनी संवेदना में किसी बड़ी संवेदना की तलाश करता है। यह तलाश ही क्या है, विजन है। समकालीन रचनाकार में इस विजन को पकड़ना आलोचक के लिए चुनौती है। मतलब समकालीन रचनाकार में इस विजन को, कौन विजन को, जो विजन दिखाई देता है आपको छायावाद में या नए कवि में, वो विजन जो है आलोचक पकड़ नहीं पाते हैं कि समकालीन रचनाकार में विजन है या नहीं है। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी का मत है कि रचना के मूल में निहित सभी दृष्टियां अंततः एक दृष्टि में समाहित होती हैं। वस्तुवाद, व्यष्टिवाद, समष्टिवाद की भिन्नता भी एक तत्वीय अभिन्नता में परिणत हो जाएगी। भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि स्वांतः सुखायः में ही सबका हित देखती है। व्यष्टिवाद साधना में समष्टिगत साधना प्रच्छन्न है। छायावादी कविता में आस्था है, अंतः दृष्टि है। समकालीन कविता बुद्धि परिचालित है। ध्यान देंगे आप, छायावादी कविता में आस्था का महत्व होता है और अंतर्दृष्टि है इसमें, मतलब कवि की अपनी सोच दिखाई देती है। वहीं समकालीन कविता बुद्धि परिचालित है, यानी बुद्धि से काम चलाती है। वह विश्व स्तर पर उभरते हुए चिंतन से प्रभावित है, यानी विश्व में जो जो घटनाएं घट रही हैं उससे उसका चिंतन जो है, उसकी बुद्धि क्या होती है, प्रभावित होती है। मतलब समकालीन कविता में जो वर्तमान जो समस्याएं हैं उसका चिंतन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वहाँ अनास्था और अस्थिरता है। जीवन की भौतिकवादी आवश्यकताएं प्रधान हो गई हैं। संग्रह बुद्धि तीव्र हो गई है। व्यावसायिक वृत्ति मुख्य हो गई है। कहने का मतलब ये है कि जीवन में व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और भौतिकवादी आवश्यकताएं, मतलब वस्तुओं को उठाने की वस्तुओं को जो इकट्ठा करने की जो आवश्यकताएं हैं वो पहले प्रधान हो गई हैं और संग्रह बुद्धि तीव्र हो गई है। ऐसी बुद्धि जो क्या कराती है, संग्रह कराती है। व्यावसायिक वृत्ति मुख्य हो गई है और वृत्ति यानी सोच कैसी हो गई है, व्यावसायिक हो गई है। राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों ने मनुष्य को स्वार्थी बना दिया है। जो परिस्थितियां समाज में भी फैली हुई हैं, चाहे राजनीतिक परिस्थितियां हो या आर्थिक, उसने मनुष्य को क्या बना दिया, स्वार्थी। राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों ने मनुष्य को स्वार्थी बना दिया। जो समृद्ध है समृद्धतर बन रहा है, जो दरिद्र है वह दरिद्रतर बन रहा है। वो तो आप लोग अभी भी देख रहे हैं कि जो अमीर है वो अमीर बन रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते चले जा रहे हैं। स्वार्थपरकता के कारण मानवीय मूल्यों में ह्रास हो रहा है। मतलब लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि मानवीय मूल्य जो वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन वैल्यूज़, वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। इस युग में लिखा जाने वाला साहित्य समकालीन संज्ञा से अभिहित किया गया है। मतलब समकालीन कविता में जो साहित्य लिखा गया है वो समकालीन जो समस्याएं हैं, जो स्वार्थपरकता है, जो व्यावसायिक वृत्ति है और जो संग्रह बुद्धि है, उसी को यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। डॉक्टर देशराज उपाध्याय ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि आज के युग में प्रतिनिधि बुद्धिजीवियों को किसी धर्म या परलोक केंद्रित आध्यात्म विश्वास नहीं रह गया है। कहने का ये अर्थ है कि आज के जो लोग हैं, खासतौर पर प्रतिनिधि, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, उन्हें किसी धर्म से, किसी आध्यात्म से, उसमें किसी में विश्वास नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में दुनिया के विचारशील शिक्षित लोग ज्ञात अज्ञात भाव से एक नए जीवन विवेक के पाने की छटपटाहट महसूस कर रहे हैं। अतः इस युग की कविता ही समकालीन कविता है। यानी ऐसे लोग जो विचारशील लोग हैं, जो विचारों में लगे रहते हैं, और ऐसे लोग जो शिक्षित हैं, वो ज्ञात मतलब क्या जानते हैं, अज्ञात भाव क्या नहीं जानते हैं, और जीवन विवेक के पाने की, कि जीवन में क्या है, जीवन क्या है,
वास्तविक जीवन क्या है? क्या वस्तुओं को इकट्ठा करना, स्वार्थ परकता जीवन जीना, क्या यही जीवन है? इसी को पाने की छटपटाहट महसूस कर रहे हैं और इसी को अपनी रचनाओं में वो लिख रहे हैं। और यही इस युग की क्या है? समकालीन कविता है। साहित्य जो होता है वो आपका समाज का आईना है। साथ ही साथ साहित्य जनता की मनोवृत्ति है। जैसी जनता होगी, जैसी सोच होगी, साहित्य वैसा ही होगा। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव अपने समकालीन कविता के व्याकरण में इसी तथ्य का समर्थन करते हैं। तो परमानंद श्रीवास्तव ने एक व्याकरण लिखा, क्या है? समकालीन कविता का व्याकरण। ये शायद रचना का नाम है। इसी तथ्य का समर्थन करते हैं कि जो सामाजिक जो स्थितियां भी बनी हुई हैं उसके अनुरूप जो कविताएं लिखी जा रही हैं वही क्या है? समकालीन कविता हैं। वे साठोत्तरी कविता और आज की कविता को समकालीन कविता कहते हैं। कौन? डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव साठोत्तरी कविता को युवा कविता कहते हैं और आज की जो कविताएं लिखी जा रही हैं वर्तमान युग में उसे समकालीन कविता कहते हैं। उनका मत है कि प्रासंगिकता और सृजनशीलता, अजीबपन, जादुई और क्रांतिकारी, यथार्थ और अयथार्थ, तत्कालीन और मिथकीय, सपाट और काव्यात्मक के तनाव में आज की कविता यानी समकालीन कविता हमारे समय का साक्ष्य बन गई है। कहने का ये अर्थ हुआ कि आज का जो प्रासंगिक दौर है, जो सृजनशीलता है, अजीबपन है, जादुई और क्रांतिकारी, यथार्थ और अयथार्थ, तत्कालीन और मिथकीय, सपाट और काव्यात्मक के तनाव में आज की कविता हमारे समय का साक्ष्य बन गई है। समकालीन कविता भव्यता, प्रयोग, व्यक्तिगत कुंठा तथा अस्वीकृति से जन्मी है। तो कविता कहीं जन्मी है? ये भव्यता से, प्रयोग से, व्यक्तिगत कुंठा से, कुंठा मतलब हीन भावना से, तथा अस्वीकृति से। समाज में जो हो रहा है उसका विरोध करते हुए नजर आते हैं कवि। इसने अपना स्वरूप नई कविता से भिन्न स्थापित किया है। समकालीन कविता के पहले एक कविता आती है नई कविता। इसका जो रूप है समकालीन कविता का वो नई कविता से अलग रहा है, परंतु इसका ढांचा कुछ नई कविता जैसा ही बना रहा। इस दृष्टि से कालांकित कविताओं की प्रवृत्ति को नई कविता की प्रवृत्ति का विस्तार माना जा सकता है। तो नई कविता को विस्तृत कौन करती है? कालांकित कविताएं अर्थात समकालीन कविताएं अर्थात साठोत्तरी कविताएं। प्रायः नई कविता के चर्चित कवि ही समकालीन कविता में उभर कर आए हैं। तो जो नई कविता के कवि हैं वही आगे चलकर समकालीन कवि बन गए। समकालीन कविता मोह भंग को व्यक्त करती है जो आज़ादी के बाद लोगों के हृदय में उत्पन्न हुआ था। राजनेताओं के वादे खोखले सिद्ध हुए, देश में खुशहाली का वादा झूठा निकला। ये दुष्यंत कुमार जी की रचना है जो नई कविता के कवि हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। क्लास 12th में कविता है ये, इसमें गज़ल है ये। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहाँ हम लोगों ने आज़ादी से पहले सोचा था कि हर घर में चिराग जलेगा, नहीं हर घर में खुशियाँ आएंगी, लेकिन आज देखो जहाँ पर भी वहाँ पर कहीं भी खुशियाँ नज़र नहीं आती हैं। वो जो वादे नेताओं ने किए थे देश को आज़ादी कराने के बाद, आपके लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, सारे वादे क्या निकले? झूठ निकले। दुष्यंत कुमार का ये गज़ल है। धूमिल समाज में शोषक शोषित पर कविता करते हुए कहते हैं, शोषक मतलब जो शोषण करते हैं, उन्होंने लिखा है शोषितों पर कविताएं। धूमिल एक कवि का नाम है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी खाता है ना रोटी बेलता है, वह तो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है? इस पर मेरे देश की संसद मौन है। ये धूमिल जी की रचना है। तो यहाँ उन्होंने शोषक के द्वारा जो शोषित पर जो जुल्म ढाए जाते हैं, है ना, उसको इन्होंने बयान किया है कि यहाँ पर बताया गया है कि बहुत लोग जो हैं वो परिश्रम करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं वो केवल आराम करते हैं, ना वो रोटी बनाते हैं ना वो रोटी के लिए मेहनत करते हैं। तो तीसरा आदमी कौन है? ठीक है ना, नेता है और कौन है? जनता के मनोभावों के साथ खेलने वाले स्वार्थी लोगों के खिलाफ कवि ने बेबाक टिप्पणी की है। ये भी आपकी लिखी है धूमिल जी की।
कि जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी हम झुनझुने हैं, भूख है तो सब्र कर रोटी नहीं तो क्या हुआ, आज कर दिल्ली में जोर बहस है ये मुद्दा। तो स्वार्थी लोगों के खिलाफ कवि ने बेबाक टिप्पणी की है कि जनता के मनोभावों से स्वार्थी लोग खेल रहे हैं कि कुछ भी कर लो, हम तो झुनझुने हैं, हम जिस तरह से बजाए जाएंगे वैसे बजेंगे हम लोग। समकालीन कविता और उनकी रचनाएं, ये इम्पोर्टेंट है आपका। समकालीन कविताओं में मुक्ति बोध का नाम अग्रगण्य है, मुक्ति बोध का नाम सर्वश्रेष्ठ है। उनकी कृति है चांद का मुँह टेढ़ा। दूसरे आते हैं अज्ञे जी, उनकी रचना है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा आदि। तीसरे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, काठ की घंटियाँ, गर्म हवाएं, गिरजा कुमार माथुर। आते हैं आगे, उनकी है शीला पंख चमकीले। फिर आगे है प्रभाकर माचवे, जिनका है मेपल। फिर है जगदीश गुप्त की रचना हिमबद्ध। फिर लक्ष्मीकांत वर्मा है, जिनकी रचना है आतुकांत। फिर है धर्मवीर भारती, जिनकी रचना है ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष। फिर है कुंवर नारायण, उनकी रचना है आत्मजयी। फिर है रामदरस मिश्र, फिर है उनकी रचना पक गई धूप आदि उल्लेखनीय हैं। अन्य कवियों तथा रचनाओं में जिन्होंने प्रसिद्धि पाई है वे कौन कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, उनकी रचनाएं हैं बुनी हुई रस्सी, अंधेरी कविताएं चकित हैं, दुख। कैलाश वाजपेयी जी की रचना है संक्रांति, तीसरा अंधेरा। श्रीकांत जी की रचना है दिनारंभ, ये श्रीकांत जी की रचना है, श्रीकांत वर्मा जी की। अजित कुमार की रचना है अंकित होने दो ये फूल नहीं। इंदु जैन की रचना है 64 कविताएं। उसके बाद है कृष्णदत्त पालीवाल, हथेली पर लिखा अध्याय। फिर उसके बाद है मलयज, इनकी रचना है जख्म पर धूल। फिर है हरिनारायण जी, उनकी रचना है व्यास, मृग और तृष्णा। फिर है शमशेर बहादुर सिंह, उनकी रचना है कुछ और कविताएं। फिर है शंभुनाथ जी, उनकी रचना है खंडित सेतु। फिर नरेंद्र शर्मा जी हैं, उनकी रचना है बहुत रात गए। फिर है विजय देव नारायण शाही, उनकी रचना है मछली घर। बालकृष्ण राव की रचना है अर्धशती। शकुंत माथुर की रचना है अभी और कुछ। फिर राजकमल चौधरी रचना है उनकी मुक्ति प्रसंग। अशोक वाजपेयी की रचना है शहर अब भी संभावना है। तो ये आपकी समकालीन कविताएं हैं और कवि हैं, इनको आप जरूर पढ़ लें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आगे है समकालीन कविता को किसी काल विशेष में बांधना उचित नहीं है, मतलब किसी समय के साथ उसे बांधना कि वो इतने से इतने तक चली, जैसे कि आधुनिक काल का समय है, आदिकाल का समय है, भक्ति काल का समय है। तो समकालीन कविता को काल विशेष में बांधना उचित नहीं है। प्रत्येक युग की कविता में समकालीनता के तत्व होते हैं। समकालीन मतलब क्या होता है? जो वर्तमान युग है, जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये समकालीन बातें हो गई। वैसे ही जब जब कविताएं लिखी गई, चाहे आदिकाल हो, चाहे भक्ति काल हो, रीतिकाल हो, चाहे आधुनिक काल हो, वो उस युग की समकालीन कविता है। ये तत्व उसे नवीनता प्रदान करते हैं। मतलब जब नया युग आता है, नई कविता लिखी जाती है तो वो समकालीन कविता कहलाती है। तो इसीलिए काल विशेष में बांधना उचित नहीं है। समकालीनता रचनाकार की कृति को जीवंतता प्रदान करने वाली शक्ति है। देश, समाज और जीवन में घटने वाली घटनाएं समकालीनता का पोषण करती है। कहने का ये अर्थ हुआ कि जैसा देश होगा, समाज होगा, लोगों का जीवन हो, घटनाएं होंगी, वैसी ही कविताएं लिखी जाएंगी। जैसी समाज की प्रवृत्तियां होंगी, जैसी व्यक्ति की वृत्तियां होंगी, और उन्हीं वृत्तियों के आधार से जो साहित्य है वो प्रभावित होता रहता है। वैज्ञानिक उन्नति के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित स्थितियां भी जनमानस को प्रभावित करती हैं। रचनाकार की संवेदनाएं व्यापक होती हैं, यानी बहुत विस्तृत होती हैं, फैली हुई होती हैं संवेदनाएं। सोचने की जो शक्तियां हैं, संपूर्ण विश्व उनमें समाहित होता है। कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो पूरा विश्व जो है उस रचनाकार की सोच में समाया हुआ है। इसी प्रकार समकालीन कवि वह हैं जो अपने समय की घटनाओं, स्थितियों और प्रवृत्तियों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करके
अपनी कृतियों में उनकी अभिव्यक्ति करता है। मैंने बताया जैसे आपको अभी तुरंत कि समकालीन कवि कौन है, जो वर्तमान समय की यानी जो समय चल रहा है, चाहे वो आदिकाल का समय हो चाहे वो भक्तिकाल का समय हो, उस समय को जो कवि थे उन्होंने उस समय की घटनाओं, स्थितियों और प्रवृत्तियों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण किया और अपने विचारों को कविता के माध्यम से प्रकट किया। वैसे ही आधुनिक काल में है, ठीक है, कि आज की जो घटनाएं हैं, जो स्थितियां हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, उसी को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करके कवि क्या कर रहा है, रचनाएं कर रहा है, उस विचार को प्रकट कर रहा है रचना के माध्यम से। तो उसकी कविता में नवीनता का संस्कार, वर्तमान संदर्भों की शक्ति और भविष्य का प्रकाश होता है। मतलब हर बार कुछ नया होता है। जैसे कि पहले आदिकाल में कविताएं लिखी गई, तो आदिकाल में जो कविताएं थी वो अलग थी, आज की कविताएं देखी जाए तो बिल्कुल अलग है। तो धीरे धीरे समाज बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, तो कविता की शैलियाँ भी तो बदलेंगी ना। ऐसी रचना कालातीत और कालजयी बनकर ऐतिहासिक महत्व को धारण करती है। मतलब जो कालजयी बन जाती हैं, मतलब जो बरसों बरस तक जीवित रहती हैं और अपना एक ऐतिहासिक महत्व बना लेती हैं। इस प्रकार समकालीन साहित्य कृति अनुभूति की गहराई में उतरकर शाश्वतता के लक्ष्य को स्पर्श करती हुई प्रतीत होती हैं। समकालीन रचनाकार विचारों को विविध स्तर पर उत्तेजित करता हुआ चलता है। रचना एक संवेदना से मुक्त होकर भी अनेक अर्थों को व्यंजित करती है और पाठकों के हृदय के अनेक स्तरों को छूती है। समकालीन रचना में अर्थों का संगुफन हो रहता है। यह कवि के आत्म संघर्ष को प्रकाशित करती है। यह संघर्ष सामाजिक परिवर्तन का संकल्प उत्पन्न करता है। कविता की श्रेष्ठता इसी में है कि वह नवीन युग के निर्माण में प्रेरक बन सके। तो कौन सी कविता श्रेष्ठ होती है? जो नवीन युग का क्या करे, निर्माण करे। कहने का अर्थ है कि जो नवीनता को प्रकट करे। अब हम लोग बात करेंगे समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता की। हम लोगों ने रचनाओं की बात की, रचनाकार की बात की। तो समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता सभी प्रायः आज के समय के साथ लिखी जा रही पत्रिकाओं से है। समकालीन पत्रिकाएं इस प्रकार हैं। तो समकालीन पत्रिकाएं, तो पहली पत्रिका है आलोचना, जो संपादक जिसके हैं अरुण कमल, जो त्रैमासिक यानी 3 महीने में छपती है और जिसका जो छपती है दिल्ली से। फिर है तद्भव, जिसके लेखक हैं अखिलेश, त्रैमासिक लखनऊ छपती है। फिर है समीक्षा पत्रिका। ये पत्रिकाएं मतलब पत्र भी हो सकती हैं या पत्रिकाएं मतलब समाचार पत्र में भी छप सकती हैं या आपकी पत्रिकाएं मतलब मैगज़ीन में भी छप सकती है। ऐसे तो ये मैगज़ीन ही है, पत्रिकाएं ही हैं। समीक्षा सत्यकाम जी की, त्रैमासिक दिल्ली। वागार्थ जी की, वागार्थ जो है एकांत श्रीवास्तव की है, जो कलकत्ता छपती है। नया गानोदय रविंद्र कालिया जी की है, जो दिल्ली छपती है। समही जो है वो भूतिक राय जी की पत्रिका है, जो लखनऊ छपती है। हंस जो है वो राजेंद्र यादव की कविता है, जो दिल्ली से छपती है। आजकल जो है वो सोमा ओझा और फरहत परवीन जी की है, जो दिल्ली छपती है। वैसे ही अनेकों और भी हैं, आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत विस्तार से समकालीन कविता पढ़ी। हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, तो ये मैंने जो नोट्स बनाया है उसके माध्यम से भी आप बहुत कम शब्दों में से समझ सकते हैं। तो समकालीन कविता कब से कब तक चली? 1962 से 1964 तक। यह आधुनिक कविता के विकास में नई चेतना, नई भावभूमि, नई संवेदना तथा नए शिल्प के बदलाव की सूचक धारा है। ठीक है ना। आधुनिक कविता के विकास में नई चेतना लेकर कौन आता है? समकालीन कविता। नई भावभूमि और नई संवेदना तथा नए शिल्प के बदलाव की सूचक कविता कौन है? समकालीन कविता है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है आम आदमी और समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करना। मतलब जो वास्तविकताएं हैं आम आदमी की और समाज की, उसको क्या करना? लोगों के सामने लाना। इस कविता का यही उद्देश्य है। और समकालीन कविता के प्रवर्तक कौन है? इम्पोर्टेंट है ये। डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय, जिनका नाम हमने पहले पढ़ा था ना। तो डॉक्टर विशंभर नाथ उपाध्याय जो है वो समकालीन कविता के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। इनका एक पुस्तक है समकालीन कविता की भूमिका, जो 1976 में प्रकाशित हुई।
अब जानेंगे हम लोग की प्रवृत्तियाँ क्या रही समकालीन कविता की। पहली प्रवृत्ति है समकालीन आर्थिक एवं सामाजिक चेतना का उद्घाटन, यानी जो वर्तमान जो आर्थिक और सामाजिक चेतना है उसका उद्घाटन करना, इसकी क्या रही प्रवृत्ति रही, विशेषता रही समकालीन कविता की। फिर दूसरा है राजनीतिक चेतना का उद्घाटन, मतलब राजनीति में जो खेल चल रहा है अभी, जो जनता को ठगा जा रहा है शासकों के द्वारा, उसका उद्घाटन भी यहाँ पर किया गया है। यौन अनुभव का अत्यधिक अश्लील चित्रण किया गया है, ठीक है ना। यौन अनुभव मतलब जो स्त्री पुरुष के बीच जो यौन अनुभव होते हैं ना, उसका अत्यंत अश्लील चित्रण, यानी जिसको सुन पाना सहज ना हो, ठीक है, ऐसा चित्रण किया गया है। फूहड़ता दिखाई गई है। वास्तविक स्वतंत्रता की समस्या दिखाई गई है कि भले ही हम लोग आज़ाद हो चुके हैं देश से, लेकिन क्या सच में हम लोग आज़ाद हैं? तो ऐसी भावनाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? इनमें मिलेंगी। आगे है व्यंग्य की अभिव्यक्ति। तो समकालीन कविता में आपको व्यंग्य की भी अभिव्यक्ति मिलेगी, जहाँ व्यंग्य के माध्यम से समस्याओं को उजागर किया गया हो। विचार आंदोलन का उद्घाटन, यथार्थवादी दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विभिन्नता। तो ये प्रवृत्तियाँ हैं किसकी? समकालीन कविताओं की। इसको देख लेंगे आप एक बार फिर से, क्योंकि कविता की जो प्रवृत्तियाँ हैं बड़ी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन दे देते हैं लोग और पूछते हैं कि कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी या कौन सी थी। अब हम लोग बात करेंगे समकालीन कविता कवि। ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ लिया था वहाँ पर, लेकिन फिर भी और भी कुछ कवि हैं जो देख लें आप। तो पहले हैं जगदीश गुप्त जी, नाव के पाँव, शब्ददंश, युग्म, आदिम एकांत। दूसरे हैं दुष्यंत कुमार, ये गज़ल भी हैं, गज़लकार भी हैं। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साए में धूप, बहुत इम्पॉर्टेंट है साए में धूप। आगे है राजकुमार चौधरी, मुक्ति, प्रसंग, स्वरगंधा। फिर रामदरस मिश्र हैं, बैरंग, बेनाम, चिट्ठियाँ, पक गई हैं धूप, कंधे पर सूरज, शब्द सेतु। सुदामा पांडे धूमिल, संसद से सड़क तक 1972 में लिखी गई, कल सुनना मुझे 1976 में। चंद्रकांत देवताले, हड्डियों में छिपा ज्वर, 1973। भूखंड तप रहा है, 1982। दीवारों पर खून से, 1975। तब तक हम लोगों ने बात की समकालीन कविता की। अब हम लोग पढ़ेंगे नवगीत के बारे में कि नवगीत क्या है। तो नवगीत के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।